प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2193 युद्ध निर्दयी है। हिस्स। छिपकली मानव दर्द से चीख रहे थे और उनकी चीखें सुन बाकी छिपकली मानवों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा टूट जाएगी। उन्होंने ऐसा निर्दयी दुश्मन पहले कभी नहीं देखा था। उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था और डर ने उन्हें निगल लिया था। वो दिखने में तो बहुत कमजोर लगता है, लेकिन जब छिपकली मानवों को मारने की बात आती है तो जैसे कोई पागल दानव बन जाता है। एक बड़ी संख्या में छिपकली मानव भाग रहे थे, लेकिन कुछ मर्द छिपकली मानव अब भी बहादुरी से हथियार उठाकर गरजते हुए प्रतिरोध कर रहे थे। वयस्क छिपकली मानव अपने शारीरिक बल के दम पर अगर रोज कुछ युद्ध कौशल का अभ्यास करें तो गैमा लेवल इंसानों के बराबर ताकत पा सकते हैं। लेकिन आज इस सर्वनाश युद्ध में शामिल होने वाले एलियंस की न्यूनतम क्षमता 8000 पॉइंट से ऊपर थी। स्विश स्विश स्विश, दर्जन भर से ज्यादा तेज रोशन धारियां सड़क को चीर गई और देखते ही देखते दर्जनों छिपकली मानव भागते हुए टुकड़ों में कटकर गिर पड़े। कुछ ही पल में उनके विशाल शरीर के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। खून फव्वारे की तरह बहकर सड़क को लाल रंग से रंग गया। लू दहाई का शरीर अब आधा इंसान और आधा मछली बन चुका था। उसकी बाहें बदलकर दो विशाल शार्क पंख जैसे तलवारों में बदल गई थी। वो हवा में उसी तेजी से तैर रहा था जैसे मछली पानी में तैरती है। पीछे गाओ टियानग्लू और बाकी लोग बिना झिझक युद्ध में कूद पड़े और छिपकली मानवों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जिंग टियान भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके शरीर से शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा उठकर चारों ओर फैल रही थी और सबको घेर रही थी। जिंगशन लीजन की क्षमता थी सभी को आशीर्वाद देना और उनकी युद्ध क्षमता बढ़ाना, लेकिन मजबूत करने के बाद उसने बिना रुके एक विशाल कुल्हाड़ी उठाई जो उससे भी ऊंची थी और सीधे भीड़ में कूदकर जो मिला उसे काट गिराया। झंग यी ने मौत का आदेश दे दिया। छिपकली मानव, पूरे कबीले का सहार करो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। ये बेवजह का नरसंहार नहीं था। तयशुदा योजना के अनुसार पहले उन्हें शहर की महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट करना था। जैसे पहला कदम था कम्युनिकेशन बेस पर कब्जा करना और सबको बिना दिशा के भटकती मक्खियों जैसा बना देना। फिर हथियार आगार पर कब्जा और मुख्य यातायात मार्गों को रोकना। लेकिन जब वे सचमुच शहर पहुंचे तो उजाड़ नजारा देखा। सारे छिपकली मानव सड़कों पर भाग गए थे। चारों ओर घनी भीड़ थी। तो अब एक ही रास्ता था, लड़ते हुए निकलो। जब मारना ही है तो सबको एक साथ मार दो। फुइंग आर्मी के एलियंस छिपकली मानवों के झुंड में ऐसे घुसे जैसे बाघ भेड़ों के झुंड में। वे भूतों जैसे, नागों और बाघों जैसे लग रहे थे। एनहांसमेंट टाइप क्षमता वाले इतने तेज थे कि छिपकली मानव उन्हें देख भी नहीं पाए। हथियार उठाने का मौका भी नहीं मिला और उनका सिर सीधे धड़ से अलग कर दिया गया। एनर्जी छोड़ने वाले और भी भयावह थे। कई किलोमीटर दूर से ही बिना उनके भान के वे आसमान से गिरते हजारों विशाल अग्नि बालों में घिर गए। एलियंस के इस युग में जब कोई एलियन उनके खिलाफ नहीं था तो आम नागरिकों के पास सिर्फ आत्मसमर्पण का रास्ता बचा था। सारे हाई लेवल म्यूटेंट्स इस समय मोर्चे पर लड़ रहे थे। हां, और भी हाई लेवल एलियंस थे, लेकिन वे कहाँ थे? केंद्रीय शहर क्षेत्र में। उनके पास सबसे ताकतवर हथियार और शक्ति थी, लेकिन वे सब महल और रईसों के घरों के बाहर तैनात थे और इन साधारण छिपकली मानवों की पीड़ा के प्रति वे पूरी तरह उदासीन थे। इसलिए ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट में बाहरी इलाके से शुरू होकर हर सेकंड सैकड़ों छिपकली मानव मारे जा रहे थे। खून नदियों की तरह बहकर जमीन पर फैला और फिर जलती आग से तुरंत वाष्पित होकर दीवारों और जमीन पर काले भूरे डरावने धब्बों में बदल गया। कटे-फटे अंग, अवयव और सिर हर जगह बिखरे थे और मानव योद्धाओं के पैरों तले निर्ममता से रौंदे जा रहे थे।
सामने की पंक्ति के अधिकांश छिपकली मानव गरीब लोग थे जो बाहरी बस्तियों में रहते थे, और कुछ गिने चुने बहादुर जिन्होंने वुलुयन एम्पायर के नेताओं की पुकार पर हथियार उठाकर विदेशी दुश्मनों का सामना करने की कोशिश की। लेकिन हुएक्सू किंगडम की मानव सेनाएं जब सचमुच उन पर टूट पड़ी, तब उन्हें डरावनी सच्चाई समझ आई। सिर्फ साहस सब कुछ नहीं जीत सकता। ताकत के इस असीम अंतर के सामने, इन विशेष रूप से प्रशिक्षित हत्यारे एलियंस के सामने, वे बस नरम ढेर थे जो कत्लेआम के लिए बने थे। भेड़ से भी बुरे। कम से कम भेड़ थोड़ी देर तो टक्कर देती है। मर्द छिपकली मानव योद्धाओं का शीघ्र सहार हो गया। पीछे के बूढ़े, औरतें और बच्चे भयावह दृश्य देखकर निराशा में चिल्लाने लगे। हिस आ वे दहशत में चिल्लाते हुए पीछे मुड़े और भागने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर गिराते हुए। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर गिर पड़े। फिर उन्हें एलियंस के रथों ने कुचल डाला। पुष्य, मांस और खून का शरीर सीधा चिपककर मांस के कीचड़ में बदल गया और खून व गंदगी विस्फोट की तरह बाहर फूट गई। जरा भी दया नहीं। लक्ष्य साफ था, सबको मारना है। फुइंग फोर्स का एक नया सैनिक मुख्य दल के साथ शहर में घुसा। उसने फुर्ती से अपनी बंदूक उठाई और दूर से 2 प्रतिरोध करते छिपकली मानवों को गोली मार दी। वे आगे बढ़कर शहर की मुख्य इमारतें नष्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी उसने ढही हुई इमारतों के पीछे हलचल देखी। सिर घुमाते ही इंटेलिजेंस सिस्टम ने देख लिया, वहां 2 छिपकली मानव छिपे थे। हाईटेक युद्ध में ये बचकाना छिपने का तरीका बेमानी था। वो झटके में कूदकर सीधा उनके सामने पहुंचा, हाथ में लेजर गन थामे। जैसे ही गोली चलाने वाला था, उसे झटका लगा। वो तो एक कमजोर औरत थी जिसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था। दिखने में छिपकली मानव और इंसान में बहुत अंतर नहीं था। शायद ये सृष्टिकर्ता का ही जानबूझकर किया गया डिजाइन था। बस उनका आकार बड़ा था, पूंछ थी और शरीर के कुछ हिस्सों पर शल्क, स्केल्स थे, वरना इंसानों जैसे ही थे। युवा सैनिक ने यह दृश्य देखा तो उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई। वो औरत और बच्चा बेहद कमजोर दिख रहे थे। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, प्रतिरोध की कोई क्षमता नहीं थी। उन्होंने जवान सैनिक की ओर निराश आंखों से देखा। बच्चा मां की गोद में दुबक गया। आंसुओं से मां के कपड़े भीग गए। मां का शरीर भी बुरी तरह कांप रहा था। उसने केवल सैनिक से विनती भरी नजर डाली और फिर पूरी ताकत से बच्चे को ढकने की कोशिश की, जैसे उसे हमले से बचाना चाहती हो। भले ही जानती थी इसका कोई फायदा नहीं, फिर भी उसने ये सहजता से किया। युवा सैनिक हिचक गया। असल में छिपकली मानव जानवर नहीं, बल्कि साधारण इंसानों जैसे ही थे। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे और वो ट्रिगर दबाने का फैसला नहीं कर पाया। चैप्टर 2194 निर्दयी युद्ध 2। युवा योद्धा कुछ पल हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर दी। हम तुमसे अलग हैं। हम गर्म खून वाले जीव हैं। हमारे पास भावनाएं हैं। ये कहते हुए वो मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल पास से 2 लेजर किरणें चली और सीधे उस मां और बच्चे के शरीर को चीर गई। युवा सैनिक सन्न रह गया, फिर धीरे धीरे उस दिशा में देखा। फुइंग यूनिट का स्क्वाड लीडर झुगे किंगटिंग वहां आया और उसकी हैरान निगाहों के सामने बिना भाव बदले 2 और गोलियां दाग दी। ये प्रजाति बहुत मजबूत है, इसलिए इनके दिमाग और दिल को नष्ट करना जरूरी है। युवा सैनिक के होंठ कांपे और वो कांपती आवाज में बोला, लेकिन वो तो औरत और बच्चा थे। झुगे किंगटिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो समझ गया कि ये लड़का नए बैच का है और पहली बार युद्ध भूमि पर आया है। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब इन्होंने तियनहाई सिटी का नरसंहार किया था, तब क्या उन्होंने औरत बच्चों को छोड़ा था? अगर तुम्हारे पास इतनी भी समझ नहीं है तो फुइंग फोर्स से निकल जाओ। युवा सैनिक का चेहरा संघर्ष से भरा था। वो सिद्धांत समझता था, लेकिन पहली बार इतने क्रूर युद्ध को अपनी आंखों से देख रहा था।
इसलिए उसके दिल में हल्की सी असहजता थी। झुगे किंगटिंग ने उसे देखा। पहले तो मन हुआ कि उसे मार डाले। आखिरकार ऐसे मूर्ख को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये नया जवान अपने बैच में सबसे उम्दा था, एक अच्छा बीज था। झुगे किंगटिंग ने कहा, मेरे साथ चलो। वो मुड़ा और चल पड़ा। युवा सैनिक ने छिप क्लिमानव मां और बच्चे के खून से लथपथ शवों को आखिरी बार देखा, दांत भींचे और फिर झुगे किंगटिंग के साथ युद्धग्रस्त शहर की ओर बढ़ गया। शहर में हर जगह युद्ध भड़क उठा था। छिप कलिमानवों की अस्थायी नागरिक सेनाएं और स्थानीय सुरक्षा बल भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन यह प्रतिरोध बेकार था, बस डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट पर कब्जे को कुछ समय के लिए टाल रहा था। झुगे किंगटिंग उसे एक ऊंची जर्जर इमारत के पास ले गया और बोला, यह छिप कलिमानवों का एग्जीबिशन हॉल है, देखना चाहोगे? युवा सैनिक समझ नहीं पाया कि झुगे किंगटिंग क्या चाहता है, लेकिन उसके इशारे पर उसे अंदर जाना पड़ा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसके पूरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया, जैसे किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। ये एग्जीबिशन हॉल पिछले 2 सालों में बनाया गया था और अंदर प्रदर्शित थे इंसान, छठी पीढ़ी के इंसान। लेकिन अधिकांश प्रदर्शन अधूरे इंसान थे, विशेष तरल में डूबे डिसेक्टेड अंग, जैसे कोई कलानमुना हो। सिर से लेकर हाथ पांव तक, आंतरिक अंगों से लेकर जन्नांगों तक, पूरा शरीर चीरकर नसों का ढांचा तक प्रदर्शित किया गया था। कुछ गर्भवती औरतें भी थी, जिन्हें नग्न अवस्था में विशाल कांच के पात्रों में रखा गया था। ये सब दिखने में बेहद साफ सुथरे थे, खून की बू तक नहीं। लेकिन इंसानों के लिए यह दृश्य असहनीय और भयावह था। इनमें एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी सब शामिल थे, लेकिन शक्ल से अधिकतर हुएक्सू किंगडम और कोलंबिया के लग रहे थे। आखिरकार वुलुयन एम्पायर ने आक्रमण करते समय हुएक्सू किंगडम और कोलंबिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। युवा सैनिक पूरे शरीर से कांप उठा और तभी उसे समझ आया, छठी पीढ़ी के इंसान और 5वीं पीढ़ी के छिप कलिमानव दोनों उन्नत सभ्य प्राणी थे, लेकिन उनके अस्तित्व में गहरी खाई थी। छिप कलिमानव उन्हें वैसा ही मानते थे जैसे इंसान गोरिल्ला और बंदरों को मानते हैं। उन्हें बस दिलचस्पी थी, दया या करुणा बिल्कुल नहीं। इसलिए लोगों का कत्लेआम करते हुए उन्हें कोई मानसिक बोझ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा जब कोई देश मिटता था तो 6th जनरेशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन जैसे संगठन वाले हाथ में तख्तियां लिए कहते कि छठी पीढ़ी को नष्ट मत करो, पालो। लेकिन वो भी ऊपर से नीचे देखने वाली सोच थी, न कि बराबरी का व्यवहार। झुगे किंगटिंग दरवाजे पर बाहें मोड़े खड़ा था और ठंडी नजरों से देख रहा था। अब क्या सोचते हो? युवा सैनिक के कानों में गूंज थी। दिमाग सुन्न हो चुका था। काफी देर बाद उसने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थी। मुझे और छिप कलिमानव हरामियों को मारने दो, ये सचमुच मिटा दिए जाने लायक है। झुगे किंगटिंग ने सिर हिलाया। वो सोच रहा था कि अगर ये लड़का अब भी नहीं बदला तो इसे मार डालेगा, लेकिन अब उसकी झंझट बच गई। ठीक है, चलते हैं। वुलुयन एम्पायर की छिपकली आबादी 2.7 करोड़ है। हम युद्ध हथियारों से सीधे अधिकतर शहर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमेशा बच निकलेंगे। हमारा काम है युद्ध क्षेत्र की सफाई करना, किसी भी छिप कलिमानव को जिंदा न छोड़ना। हमें इस नस्ल को पूरी तरह ग्रह से मिटाना है। झुगे किंगटिंग ने उसे युद्ध भूमि पर खुद ले जाकर दिखाया। अब युवा सैनिक ने अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए किसी पर भी दया नहीं की। जो भी निर्दोष दिखने वाले छिप कलिमानव मिले, उसने बिना झिझक काट गिराया। सभ्य नस्लों के युद्ध में कोई दया नहीं होती। दया सिर्फ एक ही नस्ल के भीतर होती है, जहां कैदियों को अपनाया जा सकता है। शहर में विशाल युद्ध मशीनें अंधाधुंध कत्लेआम कर रही थी। एक पहाड़ जितना बड़ा यांत्रिक जीव 8 विशाल भुजाओं के साथ सड़कों पर चलता और उसके शरीर पर दर्जनों लांचर से मोटे ऊर्जा कैनन निकलते।
एक ही झटके में सैकड़ों छिपकली मानव वाष्पित हो जाते। इतनी उच्च ऊर्जा टक्कर में तो मूल कण संरचना तक नष्ट हो जाती थी। लगातार बुरी खबरें आती रहीं। वोलुयन एम्पायर के शीर्ष नेता बेचैन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हालांकि उन्हें यह विचार बेतुका लगता था। कैसे वोलुयन एम्पायर, जो अरबों सालों से खड़ा है, आज ढह सकता है? कैसे उनका मजबूत शासन, आरामदायक जीवन और ऊंचा दर्जा खत्म हो सकता है? लेकिन इस युद्ध में मानव गठबंधन लगातार केंद्रीय शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था और दबाव बढ़ाता जा रहा था। मजबूर होकर उन्होंने तैयारी शुरू की। एम्परर सी यी ने अपने बाएं अंगूठे पर पहनी षटकोणीय प्राचीन रत्नजड़ित अंगूठी को 2 बार सहलाया। वो अंगूठी असल में एक लॉन्चिंग डिवाइस थी। पूरे वोलुयन एम्पायर में भूमिगत गड़े सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम्स उसी अंगूठी से सक्रिय हो सकते थे। उस समय पूरा साम्राज्य और सारे आक्रमणकारी एक साथ राख में बदल जाएंगे।